नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम सेवा, समर्पण, सशक्तिकरण और दान की बदलती परिभाषा में। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि नारी के लिए कहा जाता है कि वह शक्ति है, वह सृजन है, वह संवेदना है, वह घर की धड़कन है और समाज की आत्मा भी है। जहाँ माँ जो संस्कार देती है, बेटी जो उम्मीद देती है, बहन जो विश्वास देती है और जो स्वयं में एक संपूर्ण अस्तित्व है, ऐसी नारी सशक्तिकरण को और सम्मान देने के लिए और संबल देने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ के तौर पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती शालिनी दीक्षित मैडम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ ही में हमारे बीच पूर्व प्राचार्य सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय से डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव मैडम है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे बीच डाइटिशियन है निधि पांडे जी, जो कि हमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करेंगी। हमारे साथ डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मैडम है, जो कि विभागाध्यक्ष हैं संगीत विभाग नूतन कॉलेज से और बहुत ही जानी मानी गायिका हैं वीनस तरकसवार। बहुत बहुत स्वागत है वीनस जी आपका। और इसी के साथ कई सारी युवतियां हैं, गृहिणियां हैं, जो कि आज की इस चर्चा में सहभागी बनेंगे। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दर्शकों, आपको बता देते हैं कि इस वर्ष की जो थीम है वो बहुत खास है, गिव टू गेन, दान से लाभ। और यहाँ दान की जब बात हो रही है तो केवल धन की बात नहीं, सम्मान और विश्वास की बात हो रही है और यही सबसे बड़ा लाभ देती है। और इस थीम में बहुत ही गहरा संदेश छिपा हुआ है। जब हम महिलाओं को अवसर देते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, तो पूरा परिवार सशक्त होता है और जब परिवार सशक्त होता है तो पूरा समाज सशक्त होता है। तो आज यही चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी हमारी बीच उपस्थित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती शालिनी दीक्षित मैम से। मैम, सुरक्षा की बात हम अक्सर करते हैं और युगों से चलती आ रही ये चर्चा कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर देना है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की महिला कितनी सुरक्षित है? सर्वप्रथम सभी को रंगों के पर्व होली पर मेरी अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जीवन में सभी के उसमें हर्ष, उल्लास और उमंग का संचार हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। सशक्त महिला, सहयोगी परिवार मिलकर करे राष्ट्र का निर्माण। तो जैसा कि आपने मैडम कहा कि एक पूरे हमारे समाज में महिला है जो एक सेंटर है, उसकी वो एक धुरी है जिसके आसपास ही चाहे हमारा परिवार हो, चाहे पूरा समाज हो, एक वो रिवॉल्व करता है। बिल्कुल। और हम सबकी महती भूमिका है कि हमारी छोटी सी बच्ची से लेकर एक महिला और बुजुर्ग महिला, सबकी जिम्मेदारी, सबका सम्मान, ये सब हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। शालिनी मैम, एक आदर्श के रूप में आपको देखा जाता है, तो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। कई सारी युवतियां हमसे जुड़ी हुई हैं जो आगे पुलिस में भर्ती के लिए प्रयास करेंगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं 2002 बैच के स्टेट पुलिस सर्विस की अधिकारी हूँ और मध्य प्रदेश जो स्टेट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू मेरा चयन हुआ और 2002 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। हम लोगों का 2 साल का प्रोबेशन टाइम होता है और मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस हमारे एक जो समर्पण होना चाहिए और एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो ये पीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो या फिर माउंट एवरेस्ट तक फतह करने की बात हो, हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। इतना सब ईश्वर ने हम सबको शक्ति दी है। बिल्कुल। और 2002 से मैं निरंतर इस पुलिस सर्विसेज में हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस जॉब, जैसे कि भी मैडम बता रहे थे कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और एक हमारे में सेवा भाव है कि कुछ हम समाज के प्रति कर सकें, तो मुझे लगता है कि पुलिस जॉब से कोई बेहतर नहीं है। और स्पेशली अगर हम महिला हैं तो और वो सोने पे सुहागा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा प्रेरणादायक विचार है आपका और कई सारी युवतियाँ प्रेरित होंगी। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव मैम है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपके बारे में ही जानना चाहेंगे। आपकी भी कई सारी उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके बारे में आप बताएं। जी ज़रूर। मैं 1982 में समाजशास्त्र विषय से मैंने
एमए किया और 1986 में मेरा विवाह हुआ, लेकिन फॉर्चुनेट थी कि मेरे एमए करते ही मुझे एक सहायक प्राध्यापक का पद प्राप्त हुआ और विवाह होने के बाद एमफिल और पीएचडी की। इन दोनों के साथ 1993 में, क्योंकि समाजशास्त्र समाज के बारे में है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समाजशास्त्री की आवश्यकता थी। वैकेंसी निकली, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से 10 वर्ष मैंने पुलिस प्रशिक्षण पर कार्य किया, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि समाजशास्त्र को बड़ा गरीब नवाज सा सब्जेक्ट समझा जाता था, लेकिन जब मेरी ये पदस्थापना हुई तो लोगों को पता चला कि समाजशास्त्र के कई दूसरे आयाम भी हैं। वहाँ बहुत सारे शोध के रास्ते खुले और वहाँ पर देखा मैंने कि इतना विषय खुला हुआ है, क्या आवश्यकताएं पुलिस की, क्या आवश्यकताएं समाज की, प्रशिक्षण की क्या आवश्यकताएं, ये सब करते करते 10 वर्ष वहाँ से मेरे निकले। 10 वर्ष के बाद मैं व्यावसायिक परीक्षा प्रकोष्ठ में, जो हमारे भोपाल में है, व्यावसायिक परीक्षा संगठन है जिसे व्यापम भी पहले कहा जाता था, वहाँ ज्वाइंट कंट्रोलर के पद पे मेरी प्रतिनियुक्ति हुई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, थोड़े समय वहाँ करने के बाद जेल विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में पदस्थ रही और मानव अधिकार में मैं शोध अधिकारी के तौर पे पदस्थ रही। भोज ओपन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के पद पर रही और अंतिम मेरी पदस्थापना, इसके बाद मैं एमएलबी कॉलेज में समाजशास्त्र प्राध्यापक रही, जहां ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंसल्टेंट के तौर पर अपने काम के साथ साथ मैंने कई बड़ी परियोजनाओं पर कार्य किया। तो बच्चों से विशेष तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि क्राइम अगेंस्ट विमेन विषय पर 28 राज्यों की जो परियोजना की, वह ऐसी परियोजना थी कि उसी समय 2012 में निर्भया कांड हुआ, तो कई महत्वपूर्ण सुझाव हमने दिए और उनको माना भी गया। कई चेंजेस हुए लॉ में भी, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा भी हो सके, समाज की भूमिका तय हो सके, शिक्षाविद की भूमिका तय हो सके, महिलाओं के व्यक्तित्व को उठान मिला। इस प्रकार से कार्य करते करते 2024 में मुझे मौका मिला कि मैं नूतन कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य के तौर पे पदस्थ की गई और इसी फरवरी में मेरा 28 फरवरी को मेरा रिटायरमेंट हुआ। रीडिप्लॉयमेंट की वजह से एमएलबी कॉलेज आई और वहाँ से मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो इसी बीच मैंने कनाडा, यूएस और सिंगापुर और कई दूसरे देशों में राउंड टेबल डिस्कशन के लिए महिलाओं के अधिकार विषय पर कई कॉन्फ्रेंस की, किताबें लिखी और मुझे वो सफलता मिली जो मैंने शायद सपने में भी नहीं सोची थी। तो मेरा बच्चों को यही संदेश है और यही उनसे आग्रह है कि किसी भी विषय में हो, चाहे वो संगीत में हो, समाजशास्त्र में हो, मनोविज्ञान में हो, उसको खूब मन लगा के वो काम करें और निश्चित रूप से उनकी सफलता उनके कदम चूमेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार है दीप्ति मैडम आपके, और वाकई में प्रेरणा मिलती है जब हम आपको सुनते हैं। आपकी जो सफल जीवन की कहानी है उससे कई सारी युवतियों को प्रेरणा मिलती है। हमारे साथ नीना श्रीवास्तव मैम है जो कि विभागाध्यक्ष हैं। मैडम, आपके साथ कई सारी युवतियाँ जुड़ी हुई हैं, कई सारी स्टूडेंट्स होती हैं जिनको आप मार्गदर्शन देती होंगी, ना सिर्फ सब्जेक्ट से जुड़े हुए लेकिन उनके जीवन में भी। तो आपके अनुभव भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को साझा कराएं। थैंक यू कृतिका, हमको यहाँ इनवाइट करने के लिए महिला दिवस पर। और चूँकि मैं म्यूज़िक में प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ नूतन कॉलेज में, और म्यूज़िक ऐसा विषय है कि गुरु शिष्य परंपरा पे ही पूरा उसका शिक्षा चलती है। तो ये ऐसा विषय है कि केवल आप किताब से इसको नहीं पढ़ सकते, ये जब तक आप रूबरू सीना बसीना तालीम होती है इसकी, जब तक ऐसी तालीम नहीं होगी, जब तक शिष्य सीख नहीं सकता पूरी तरह से। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मेरे साथ अनगिनत स्टूडेंट्स आए हैं। मैं बेसिकली कानपुर की हूँ, उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर लोक सेवा आयोग से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो लगभग 20 साल से तो मैं नूतन कॉलेज में ही हूँ और इन दिनों कितने, मुझे लगता है हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे साथ निकल चुके हैं। तो इनको पढ़ाने का मौका मिला और पढ़ाने के साथ साथ कई चीज़ें मुझे लगता है और भी करनी चाहिए जो सिलेबस में हैं। हालांकि म्यूज़िक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है तो सिलेबस में तो एक लिमिटेड पाठ्यक्रम होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे अभी होली आ ही रहा है तो होली की मैंने वर्कशॉप की थी, जो ट्रेडिशनल होलियाँ थी उनकी वर्कशॉप की है।
तो इस तरह से मैं बच्चों के संग बहुत जुड़ती हूँ और उनको बहुत चीज़ें बताती रहती हूँ। बिल्कुल, तो शिक्षिका का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है समाज में और वो रोल मॉडल बनती हैं, हमें जीवन में कई बार मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। नीना जी और भी चीज़ें जानेंगे, वीनस जी से अब जानना चाहेंगे जिनके कंठ में स्वयं सरस्वती जी विराजमान है और साक्षात माँ सरस्वती का स्वरूप है वीनस जी। तो जानना चाहेंगे कि आपने गायक बनने का कैसे डिसीजन लिया, कैसे शुरुआत हुई? जी। जिस तरीके से हमारी सामाजिक रचना है, संरचना है जो भी, उसमें किसी भी लड़की को गायिका या नृत्य करना या अभी तक उतना प्रोमिनेंट नहीं माना जाता है उस सब्जेक्ट को। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमेशा से। मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से रही, मेरे माता पिता ने मेरी बहुत सपोर्ट किया मेरी शिक्षा में। बायोलॉजी से मैंने शिफ्ट किया था म्यूज़िक में और क्योंकि मम्मी पापा का सपोर्ट रहा तो मेरे लिए राह आसान हो गई। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में सबसे पहले, और उससे बहुत स्ट्रेंथ मिली मुझे, स्पेशली मेरी माँ जो कि एक राइटर रही हैं और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की। तो एज पर स्टडीज़ मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर और म्यूज़िक में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ये एक जॉब मेरी लग गई वनस्थली यूनिवर्सिटी में और बहुत ही गर्व की बात थी मेरे लिए। मैंने वहाँ से पीएचडी किया साथ में पढ़ाई के, क्योंकि मैं एक फ्री स्पिरिटेड इंसान हूँ, मैंने हमेशा से ये जाना है अपने बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटिविटी को लेकर मुझे अपने आप को बांधना नहीं चाहिए और इस वजह से मैं आगे बढ़ी और मैंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी कोशिश की अपना काम करने की, प्लेबैक किया, मैंने कुछ सीरियल्स में गाया, मुझे जो मौके मिले मैंने किए। धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस लगभग अब मेरा 20 साल का हो चुका है फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर। और इसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई म्यूज़िक में नहीं छोड़ी, क्योंकि म्यूज़िक भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह आज के सिनेरियो में बहुत बदलाव आ चुका है उसमें। बिल्कुल। तो इसीलिए धीरे धीरे वो जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है वो रखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझ गई थी बहुत पहले। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी है और कई कलाकार आपसे प्रेरित होंगे आपकी इस कहानी को सुनकर। थैंक यू। हमारे साथ डाइटिशियन निधि पांडे जी, जो पूरे समाज को प्रेरित करती हैं कि कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे फिट रहना है। आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसे आपने इस प्रोफेशन को चुना कि डाइटिशियन बनना है? बायो मेरा बेसिक सब्जेक्ट था, सो आई हैड PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। बायोलॉजी के साथ जो सब्जेक्ट्स पॉसिबल थे उसमें SNDT यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज था और BHSC फूड्स एंड न्यूट्रिशन सबसे अच्छा लग रहा था। सूरत में स्टार्ट किया था मैंने। धीरे धीरे करके माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब थोड़े और इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स लगने लगे। फिर ऐसा लगा कि हाँ, ये इंटरेस्ट का है तो इससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं उन सबको पढ़ो। तो मुझे याद है कि 9:30 बजे लाइब्रेरी खुलती थी और 9:20 पे 3-4 लड़कियां हम लोग जो कॉलेज की थी जिनको लगता था सबसे पहले मुझे ये बुक चाहिए, तो 10 मिनट पहले हम लोग लाइब्रेरी में रहते थे कि मैम आए और हमको बुक इशू हो जाए। सो उस लगन के साथ ग्रेजुएशन हुआ। कुछ एक टीचर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने MSc करो, उसके बिना मत ख़त्म करो ये एडवाइस किया। पेरेंटल गाइडेंस तो था ही कि PG के बिना कोई स्कोप नहीं है। सो MHSC के लिए 3-4 जगह पे अप्लाई किया। डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर में आई गॉट माई एडमिशन। वहाँ पे भी मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स, क्योंकि MHSC फूड्स एंड न्यूट्रिशन मुझे करना ही था, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे, जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी, अगेन लाइब्रेरी मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। सो जो बुक्स इशू नहीं हो सकती थी स्टूडेंट्स को, वो मेरे फैकल्टीज़ इशू करा के देते थे। और फिर 4 बजे से उठ के 3-4 बुक्स इकट्ठा करके अपने नोट्स खुद बनाना, दिस इज़ हाउ आई स्टडीड। और मेरी एक जिद थी कि मुझे खाली नहीं बैठना है। सो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम naukri.com था। सो वहाँ से अप्लाई किया और मेरा पहला जॉब था लीलावती हॉस्पिटल बॉम्बे में। इट वॉज अ टफ जॉब, मतलब 17 घंटे की ड्यूटी तो बेसिक थी, 12 घंटे मेंशन था, 17 आवर्स की ड्यूटी थी। मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई तो इनिशियली ऐसा लगा थोड़ा कठिन है, बट अगेन फैमिली सपोर्ट जैसा कि सबसे क्रूशियल रहता है, तो उनका ये कहना था कि अगर 18-19 घंटे की भी ड्यूटी करनी पड़ती है तो करो, तुमको सीखने मिलेगा।
सो तब से मेरे ख्याल से मई 2005 से जो मैंने काम करना चालू किया है, तो दिस इज़ मार्च 2026 मैं नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। हालांकि बीच में एक ब्रेक लिया था मैंने स्टडीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगा डाइटिशियंस को कोई खास रेम्यूनरेशन नहीं है अनलेस यू डू अ पीएचडी। तो तब मैंने एमबीए परस्यू किया, दैट वाज मेजर मार्केटिंग माइनर फिनेंस। उसके बाद मुझे अपने वर्क को, अपने काम को बहुत अच्छे से प्रमोट करना आ गया। सो थैंक्स टू द फैकल्टीज ओवर देयर ऑल्सो। तो फैमिली और फैकल्टीज के गाइडेंस से करती आ रही हूँ। बिल्कुल। तो हमारे साथ मंच पर पूरी नारी शक्ति है जो अलग अलग क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ अपनी पूरी उच्च शिक्षा प्राप्त करके पीएचडी करके अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं। तो पुनः हम स्वागत करते हैं पूरी नारी शक्ति का, और एक बार हम शालिनी मैम के पास पुनः चलते हैं। शालिनी मैम, अब समान अवसर की बात हो रही है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देना है, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अब नहीं दिखती हैं। मेट्रो चलाने से लेकर ई रिक्शा पर हम महिलाओं को देख पा रहे हैं, लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है नारी सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम शासन उठाती है महिला सुरक्षा के लिए, क्योंकि अब अवसर बहुत है, एक्सपोजर बहुत है महिलाओं का? देखिए, नेशनल और स्टेट लेवल पर हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन होम अफेयर्स एंड स्टेट के हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश पुलिस है, हम लोग वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट वुमेन क्राइम। बिल्कुल। इन आवर स्टेट सभी जिलों में महिला पुलिस थाना सेपरेटली सेटअप है। अगर किसी को लगता है कि मेरी कोई पर्सनल वुमेन क्राइम वाली रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं कैसे शेयर करूंगी जेंट्स को, तो हर जिले में महिला थाना है। देन हर थाने पर महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क है। सो अगर आपको लगता है कि थाने, क्योंकि महिला थाना थोड़ा एक ही है तो वो डिस्टेंस होता है अदर तहसील वगैरह से, तो हर थाने पर ये सेटअप है। इसमें हमारे महिला सब इंस्पेक्टर, महिला एएसआई इसको मैन करती हैं, और दे आर फ्री, लेडीज़ आर फ्री, ताकि ये भी स्कीम इसीलिए है कि महिलाएं अपनी जो भी बातें हैं, अपनी जो शिकायतें हैं, वो फ्री होकर अपना मुक्त कंठ से अपनी बात को रख सकें। देन हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है जी। हेल्पलाइन नंबर जैसे कि मालूम है आप सभी को 189 है, फिर पैन इंडिया 112 है। इसमें आप 24/7 इमरजेंसी कॉल कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। उसका जो हमारा स्टेट वाइड कंट्रोल रूम है डिपो चौराहे के पास, आप लोग ने सभी ने ये व्हीकल्स देखे होंगे 112 वाले, एक कॉल पर वो व्हीकल पहुंचता है, तो पूरे जो कॉल्स होते हैं ड्रॉप यहाँ कंट्रोल रूम में होते हैं, स्टेट कंट्रोल रूम में, देन उस डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थाना को वो कॉल पहुंचता है, और देन द पुलिस इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ऊर्जा हेल्प डेस्क है, और उसके अलावा हमारे जो पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं वो हमेशा पूरे टाइम पेट्रोलिंग करती हैं। कोई भी घटना की इन्फॉर्मेशन आती है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और आवश्यक कार्रवाई करती है। बिल्कुल। तो शासन प्रशासन का पुरजोर प्रयास है कि जो महिलाओं के लिए समाज है वो सुरक्षित हो, और कई सारी हेल्पलाइंस भी निरंतर संचालित की जाती है, 189 और 112 जो कि मैडम ने बताया, और पेट्रोलिंग पूरे टाइम की जाती है, जिससे जो महिला हैं, जो हमारे समाज की बेटियां हैं, वो सुरक्षित महसूस कर सकें। दीप्ति मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समाज की बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, डिजिटल युग में हैं, टेक्नोलॉजी वाले युग में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, पुरुषों से भी कई बार हम देखते हैं कि परिवार में एक ऊंचा दर्जा रखती हैं महिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों को खटकती है बात कि हाँ जी हाँ मैं पानी लेके आती हूँ की जगह कहती हैं हाँ बोलो। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि वो विचारधारा कब बदलेगी हमारे समाज से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं इसका उत्तर भी भली भांति जानती हूँ कि क्यों इस तरह की बात खटक रही है, या हालांकि फिर भी अगर परसेंट वाइज देखें तो हमें लगता है शायद 75% तो अब इंटरनलाइज कर लिया गया है इस बात को। आज अगर कोई फादर है लड़की का तो वो ये चाहता है कि उसकी लड़की पढ़े, लेकिन वही बात जब पत्नी के लिए आती है, बहू के लिए आती है, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर लड़कियों के ऊपर मैं जिम्मेदारी ज़्यादा डालना चाहूँगी कि उन्हें संतुलन की आवश्यकता है। उन्हें ये समझना चाहिए कि सालों साल जो एक पितृसत्तात्मक केवल सत्ता चलती रही है,
और उसको आदर्श माना जाता रहा है, उसको अचानक से तोड़ देना संभव नहीं है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़ी लड़कियों की भी मैं त्रुटि समझती हूँ कि वो ये मानती हैं कि जब मैं जॉब कर रही हूँ, अगर उनकी आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वो करें, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली परिवार ही हमारा संबल है और परिवार के साथ जुड़कर ही हम कार्य कर सकते हैं, चाहे प्रोग्रेस करें, चाहे हम विवाह के बाद परिवार में हैं। जैसे कि मैं अपना स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगी। मेरे परिवार में मेरा पुत्र भी है, पति भी हैं, मेरे सास ससुर भी थे। तो शुरू में थोड़ा उनको अजीब सा लगता था कि ये, मैं बहुत पहले से ही बहुत सक्रियता से काम करती थी, तो उन्हें अजीब लगता था, खास तौर पे सास ससुर को। और लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने वहाँ से लौट के अपना भी अच्छे तरीके से उनको भी अटेंड किया, कोई अहम नहीं रखा और उनकी गलतफहमियों को बड़े प्यार से दूर कर देती थी, तो उन चीज़ों में मुझे सफलता भी मिली। तो हमें लगता है कि अपनी सफलता को कहीं लड़ाई का या संघर्ष का मादा बनाने की जगह हमें थोड़ा संतुलन वाला पुट लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये संक्रमण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस संक्रमण को हमें टैकल करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा मार्गदर्शन सभी युवतियों के लिए, क्योंकि नारी की जो संरचना बनाई गई है वो संतुलन के हिसाब से ही बनाई गई है, तो हम सभी को संतुलित विचार रखने चाहिए, अपने आप पर संतुलन रखना चाहिए। मैं निधि मैडम के पास आना चाहूँगी और दर्शकों को आपको बताना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को स्वस्थ बनाने के लिए कई अनूठे प्रयास कर रहे हैं और हाल ही में जो HPV वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, 14 वर्ष की जो बेटियां हैं उनको निःशुल्क लगाई जाएगी और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे लगभग हर साल 80,000 से अधिक जो महिलाएं हैं वो पीड़ित होती थी। तो इसको क्योर करने के लिए अनूठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है। तो निधि मैम, आपसे जानना चाहेंगे, शासन के कई कुछ प्रयास किए जाते हैं, खासकर जब महिला की बात होती है तो सबसे पहली बात सुरक्षा और दूसरी बात स्वास्थ्य होती है, तो क्यों हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए इस पर? देखिए, जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमको ये जानना आवश्यक है कि वैक्सीनेशन का डिसीजन अचानक नहीं लिया जाता है। बहुत सारे पड़ाव होते हैं, बहुत सारे डिसीशंस होते हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ या मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ चुका होता है। उस केस में हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हर किसी को पहले ये समझना ज़रूरी है कि उनके लिए बहुत नीडेड है। दूसरा ना, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही होती हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऊंचे पदों पे पदस्थ हैं, जो इस चीज़ के डिसीशंस ले रहे हैं, तो इस चीज़ को देखिए कि वो लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना, तो गो विद द फैक्ट्स एंड नॉट जो मिथ लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके थ्रू। बिल्कुल, तो हमें मिथ के साथ नहीं जाना है, जो हकीकत है उस पर विश्वास करना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश है निधि जी। हम नीना मैम के पास आना चाहेंगे। नीना मैम, आप कई सारी वर्कशॉप्स करती हैं, क्योंकि संगीत भी एक कला है और इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, तो अगर महिला दिवस पर आप कुछ विशेष हम सभी के लिए सुना दें तो। सुना दूं क्या? जी, 2 पंक्तियाँ। अच्छा। तो रिसेंटली अभी जो मैंने वर्कशॉप ली थी जी, और मैं बता दूं, आपके डिजिटल की बात आप कर रहे हैं, म्यूजिक क्षेत्र में भी बहुत बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। इसमें अगर पहुंच और प्रसार की बात करें तो ये डिजिटल युग है, इसमें बहुत आर्टिस्ट अपनी बात पूरी रख सकता है, उसको ग्लोबल ऑडियंस मिल बिल्कुल, जाती है बिल्कुल। इसके बहाने। तो मैंने जो अभी वर्कशॉप की थी वो हाइब्रिड मॉडल पे मोड पर थी, जी। क्योंकि स्टूडेंट्स तो थे ही मेरे भोपाल के, बहुत ऐसे भी लोग थी जो लेडीज़ जो घर में रहती हैं वो भी सीखना चाहती हैं, कुछ स्थापित कलाकार थे और कुछ बिजनेस वुमेन थी, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ कुछ बाहर के लोग थे। उन्होंने कहा मैं कैसे करूँगी, तो मैंने कहा उसको हाइब्रिड मोड पे करूँगी। हाँ। तो ऐसा था, तो मैंने कई सारी होलियाँ सिखाई जो उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें से एक सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक ये बार बच्चे तालियां भी बैठे हैं हमारे जो जिन्होंने- पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार हाँ, इन्होंने क्लैप भी के साथ। पार्टिसिपेट किया था। रंग मैं होरी कैसे खेलूंगी सांवरिया जी के संग, रंग में होली कैसे खेलूंगी सांवरिया जी के संग, कोरे कोरे कलश मंगाए उसमें घोला रंग, कोरे कोरे कलश मंगाए उसमें घोला रंग,
भर पिचकारी दे दे मारी, भर पिचकारी दे दे मारी, साड़ी हो गई रंग रंग में होरी, मैं होरी, बहुत मैं सुंदर। होरी कैसे बहुत सुंदर। खेलूंगी सांवरिया जी के संग रंग में, होरी कैसे। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर रंगरचना। बहुत सुंदर। वाह। और कहते हैं ना कि नारी में कला बहुत भरपूर होती है और जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करना चाहती है उस प्रकार से उसको प्रस्तुत कर पाती है। प्रकृति ने बनाया ही, संरचना ही नारी की इसी प्रकार की गई है। और वीनस जी जो कि रोल मॉडल कई सारे लोगों की हैं, लेकिन वीनस जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी रोल मॉडल कौन है, आप किससे प्रेरित हुई और किससे प्रेरित होकर आपने इस फील्ड में अपने आप को निखारा है? जी जी, ये तो मतलब मेरे दिल के करीब है सारा सवाल ये, क्योंकि मेरी माँ सबसे बड़ी प्रेरणा रही है मेरी। और मेरी जर्नी के थ्रू जो भी मेरे गुरु रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की टीचर रही हैं, चाहे हिस्ट्री की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की टीचर रही हैं, जो भी मुझे अच्छा लगा है ना उनमें, वो मैंने कोशिश की है कि उसे आत्मसात करके अपने आप को पर्सनालिटी अपनी डेवलप करूं। बिल्कुल। तो ये सारे रोल मॉडल रहे हैं। साथ ही साथ नूतन कॉलेज में मैं नाम लेना चाहूँगी डॉक्टर शशि राय मैम का, जो कि बहुत बड़ी रोल मॉडल रही है मेरी। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने आगे डबल मास्टर्स भी की और पीएचडी की हिम्मत भी रखी। मेरी माँ का ये ख्वाब था कि मैं पीएचडी करूं, डॉक्टर कहलाऊं, तो वो भी मैंने पूरा किया। और साथ ही साथ मेरी गाइड डॉक्टर ईना शास्त्री, जो कि वनस्थली की वाइस चांसलर, वो भी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसी कई महिलाएं हैं। आज भी जब हम बात करते हैं तो आप सब ने जो जो अच्छी बातें की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सब मैं आत्मसात कर लूँ। बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करके, तो सब मेरी प्रेरणा बनते हैं। तो इस तरीके से बहुत लोगों से प्रेरणा ली है मैंने, मेरे गुरु रहे हैं जो। वीनस जी, मेंटल हेल्थ की भी मैं यहाँ पर बात छेड़ना चाहूँगी, क्योंकि संगीत कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि देता है, बहुत सरलीकरण जीवन में प्रदान करता है। जी बिल्कुल। तो उससे भी थोड़ा सा जोड़कर हमारे दर्शकों को बताएं। तो मुझे ना यहाँ पर एक किस्सा याद आ रहा है। असल में कुछ साल पहले जब कोरोना काल था, तब महिलाओं में डिप्रेशन बढ़ने की वजह से वो संगीत का सहारा लेना शुरू किया था सबने। महिलाओं ने नहीं, पुरुष ने भी, सब लोगों ने, पुरुषों ने भी। तो मेरे पास कुछ महिलाएं ऐसी आती थी उस समय जो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ से मेरी एक अलग सोच शुरू हुई संगीत के लिए, क्योंकि संगीत में जो स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड म्यूज़िक है। पूरी तरह से फ्रीक्वेंसीज पे काम होता है और परफेक्ट पिच पे काम किया जाता है संगीत में। तो तब मैंने उसका सहारा लिया। और ये आम लोगों के लिए कहते हैं कि नहीं है शास्त्रीय संगीत, लेकिन फिर भी 7 ही सुर होते हैं। 7 सुर जो हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं और उन पे मैंने काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे उन सारी फ्रीक्वेंसीज की वजह से उनमें एक अलग अंदर एक चमक, एक खुशी की लहर दिखनी शुरू हुई। तो तब से मैंने एकेडमिकली भी इस पे रिसर्च करना शुरू किया और इस काम को आगे बढ़ाया। तो उस दौरान मैंने उन महिलाओं के लिए एक गीत लिखा था, जो कि आज अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं सुनना कुछ चाहेंगे। 2 लाइनें सुना देती एक हूँ। बार तालियां बजा दे वीनस जी के लिए। उड़ान भरो, हौसला जगाओ, उड़ान भरो, हौसला जगाओ, नारी है शक्ति, नारी को जगाओ, नारी है शक्ति, नारी को जगाओ, उड़ान भरो, हौसला बढ़ाओ, नारी है शक्ति, नारी को जगाओ, नारी है शक्ति, नारी को जगाओ, उड़ान भरो। तो इस गाने बहुत को मैंने तब लिखा था। बिल्कुल। तो ये संगीत के साथ प्रेरणा भी बहुत सारी मिलती है। मेंटल हेल्थ तो होती ही अच्छी है
और वाकई में इस डिजिटल युग में एक ये बहुत बड़ी जंग है सभी के लिए, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों के लिए भी ये बहुत बड़ी जंग है। जो स्ट्रेस होता है, जो मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, तो संगीत से जुड़ के हम रिलैक्स हो सकते हैं, ध्यान से जुड़कर, योग से जुड़कर। हमारे साथ कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अब वो प्रश्न करना चाहेंगे पैनल से। कशिश यादव है। कशिश यादव, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं पैनल से। मैं कशिश यादव आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आज के समय में महंगाई हो रही है, ये आप सबको पता है, तो आज के समय में महंगाई को लेकर महिलाएं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, अपना करियर कैसे बना सकें फैमिली के साथ में। किससे प्रश्न पूछना चाहेंगी आप? दीप्ति मैम से। दीप्ति मैम, आपसे प्रश्न। हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और आपकी उम्र में ये झिझक सबसे पहले होती है, जो छात्राओं को इस बात के लिए रोकती है और कंफ्यूज भी करती है कि वो करियर बनाए कि विवाह करें, क्योंकि एक पढ़ाई ख़त्म होते ही विवाह का भी वो आने लगता है आग्रह, और ये सोचने लगती हैं छात्राएं कि कैसे करेंगे, चूँकि उनकी नाजुक उम्र होती है तो ये सोचती हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ आपको कि अगर अनुशासित रहते हुए हम दोनों तरीके के काम करेंगे, श्रम विभाजन का उद्देश्य रख लें अपने घर के काम के लिए। मान लीजिए आप विवाहित हो जाती हैं या अविवाहित भी रहती हैं, अलग भी आपको जाना है, तो डिसिप्लिन के माध्यम से, समय के उपयोग के माध्यम से, हौसले के माध्यम से आप दोनों काम कर सकती हैं। काम नहीं करने वाला ऑप्शन चुनने का मैं ऑप्शन आपको नहीं देती हूँ। मैं चाहूँगी अपनी पढ़ाई का उपयोग करके आप खूब आगे बढ़ें, खूब आगे निकलें और इस कंफ्यूजन से, इस भ्रम से निकल जाएं कि हम शायद दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको समयबद्ध, अनुशासनबद्ध रहना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। परिवार निश्चित रूप से मदद करेगा, संबंध आड़े नहीं आएंगे, आते भी हैं तो उसमें हमें घबराना नहीं है और उनके साथ बैठ के समझ से ये सारा समय निकालना है। तो निश्चित रूप से थोड़े समय बाद डगमगाते डगमगाते चलते चलते आप फिर दौड़ने लगेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर मार्गदर्शन मैम का। शालिनी दीक्षित मैम, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी सोशल मीडिया से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, हम सबकी रीच बहुत बढ़ चुकी है, पूरे ग्लोबल वाइड, पूरे विश्व में हम अपना कनेक्शन बना सकते हैं। किशोरी अवस्था में देखा गया है, जो बेटियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, भोली होती हैं, मासूम होती हैं, बहुत जल्दी जाल में फंस जाती हैं। फोटोज़ अपलोड करना, रील ट्रेंड करना, मतलब ये एक आदत सी बन गया, मानसिक संतुष्टि भी इसी से आती है। इस बारे में आप कैसे जागरूक करेंगी महिलाओं को भी, बेटियों को भी, किशोरियों को भी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी में जो जेनजी हैं, ये हम लोगों से ज़्यादा अलर्ट हैं, अवेयर हैं। बिल्कुल। तो अपने सिस्टम में जो भी आपके ऐप्स हैं, जो आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इस पे आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स ज़रूर रखें। उस पे आपकी जो लोकेशन को ऑन करके मत रखिए। जब भी आप उस पर कुछ भी शेयर करते हैं तो थोड़ा तो रेस्ट्रिक्ट भी रखिए कि मुझे क्या शेयर करना है। जैसे कि अभी मैडम भी डिस्कस कर रहे थे, हर चीज़ में सेल्फ डिसिप्लिन होना, डूज एंड डोंट्स होना, क्या मुझे करना है, क्या नहीं, क्या मेरी लिमिटेशन है, क्या मुझे लिमिट रखना है, ये सब पे हमको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। स्पेशली अब आप लोग टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो नेचुरल है कि अभी आप लोगों को एक इंक्लिनेशन है कि मुझे अपना जॉब प्रोफाइल भी उस पर भी वर्कआउट करना है। एट द सेम टाइम मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी आजकल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही उसको अप्रोच करते हैं फॉर अ बेटर लाइफ पार्टनर। तो हर जो हमारे प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, आप उसको वेरीफाई ज़रूर करिए। जो लिंक्स हैं, अनसॉलिसिटेड लिंक्स हैं, उनको क्लिक मत करिए। अगर मैट्रिमोनियल साइट से आप किसी से आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो फर्स्ट गो एंड वेरीफाई कि ये जो अपलोड करी है इन्फॉर्मेशन, ये सही है कि नहीं है। चाहे जॉब के लिए इतने ऑफर्स आते हैं, कहीं पे भी आपको जाना हो, तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि ये बहुत टेम्पटिंग है, इसमें बहुत अच्छा इन्होंने पर्क्स, बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन उस प्लेस पर है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है, रिव्यूज़ क्या है। आई मीन टू से कि सबसे पहले वेरीफाई करिए। प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा ऑन करके रखिए। अपने लोकेशन आप बिल्कुल उसको वाइडली शेयर मत कीजिए एंड अपने को सेल्फ कंट्रोल करके रखिए। देखिए अल्टीमेटली हम लोग कितना भी डिजिटल वर्ल्ड में चले जाएं, लेकिन पर्सनल वर्ल्ड इज़ पर्सनल वर्ल्ड।
इसको हमेशा ध्यान रखें। कितने भी लाइक्स हों, थम्स अप हों, कितनी भी रील्स हों, आपको ये भी समझना चाहिए, जैसे मैम ने बताया, दिस इज़ ऑल मार्केटिंग ऑल्सो। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिए। जो वेरीफाइड साइट्स हैं उन्हीं को यूज़ करिए। अपना जो भी OTP है, पिन है, इनको आप सोच समझ कर शेयर करिए। अपने पासवर्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग रखिए। डिजिटल साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर मॉर्फिंग है, देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज। इनमें आप मतलब मत फंसिए। और उसके अलावा किसी के साथ भी कोई बाई चांस घटना हो जाए तो प्लीज़ 2 मिनट की गहरी सांस लीजिए, पैनिक मत करिए। नाउ अ सिचुएशन इज देयर, यू हैव टू हैंडल इट फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब कोई नहीं आएगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? हम खुद ही हैं, ठीक है। मैं हमेशा इनर इंजीनियरिंग की बात करती हूँ। हमें खुद में सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, हमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कुछ हमारे साथ हो भी गया तो आपका जो स्मार्टफोन है, इसमें आप कोई भी लिंक भी आपसे गलती से क्लिक हो गई है तो टेक के स्क्रीनशॉट, उसका URL को सेव करिए। और उसके बाद जो साइबर हेल्पलाइन एक टोल फ्री नंबर है 1930, यू कैन आप अपनी इस पोर्टल है ये साइबर रिलेटेड क्राइम्स के लिए, तो गो एंड रजिस्टर योर क्राइम देयर। और ये बेसिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, इसको जरूर आप रखिए, स्क्रीनशॉट एंड URL, सो दैट कि आपके साथ कुछ हो भी गया है तो हाउ टू रिएक्ट। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो पुलिस को भी, साइबर क्राइम एक्सपर्ट को भी लीड आपके फ़ोन से ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ये हो गया है, कोई इंसिडेंस हो गया है, मेरा कोई वीडियो वायरल हो गया तो हमने अपना मोबाइल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। नो, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड एवरीवेयर, ये परमानेंट है, तो आप ये मत सोचिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1930 है, नहीं तो हमारे यहाँ स्टेट साइबर के सारे थानों में साइबर हेल्प डेस्क है, डिस्ट्रिक्ट में SP साहब हेड करते हैं, तो गो एंड रिपोर्ट द क्राइम इमिडिएटली। और सबसे फिर मैं यही करूँगी, सबसे प्रिवेंशन, क्राइम प्रिवेंशन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन में इज़ अवेयरनेस। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि सबसे पहले हमें अपने आप की सुरक्षा करनी चाहिए। जो हमारी खुद की चीज़ें हैं वो पब्लिक व्यू के लिए नहीं है, तो थम्स अप के लिए और लाइक्स के लिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सहभागिता कर रही हैं अनुराधा राय, जो कि प्रश्न पूछेंगी। अनुराधा, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसा समाज चाहती हैं, कैसी सोसाइटी चाहती हैं, कि आप ऐसी सोसाइटी में रहना चाहती हैं कि जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ हम सुरक्षित हो, कैसा आपका विचार है? मैम एक्चुअली मैं ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ जिसमें सबसे पहले ऐसी वुमेन्स हैं जो हमारे सामने बैठी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक परिवार का निर्माण गृहिणी के हाथ में दिया जाता है तो परिवार बहुत सुखी और संपन्न होता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट करके अगर महिलाओं की ओर भी थोड़ा सा हम प्रायोरिटाइज करें उन लोगों को और उन्हें आने दें, उन्हें हम लोग निरीक्षण करने दें, उन्हें हम लोग सपोर्ट करने दें, उन्हें हम लोग लीड करने दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक घर परिवार सुखी रहता है वैसे ही समाज भी बहुत सुखी रहेगा। अनुराधा, आपको क्या लगता है महिलाएं अभी कहाँ पीछे रह गई हैं? मैम मुझे लगता है कि मैम एजुकेशन द फर्स्ट थिंग, मुझे ऐसा लगता है मैम एजुकेशन में महिलाएं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। और जो सोसाइटी है उसमें मैम, क्योंकि लोग अभी भी इस बात को लेके बहुत बहस करते कि सिमिलैरिटी चाहिए, समानता चाहिए, तो फिर जो बस में आपके लिए सीट रिज़र्व की जाती है उस पर आपको क्यों रिज़र्व चाहिए? अगर इतनी ही सिमिलैरिटी है तो फिर सब कुछ सिमिलर होना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि पुरुष ज़रा इस बात पर गौर फरमाएं कि दोनों का जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बाय बॉर्न ही अलग अलग है, तो इसमें एक जैसी समानता नहीं की जा सकती। एंड सेकेंड वन थिंग मैम कि जो एजुकेशनल हमारा सिस्टम है उसमें मैम मुझे बहुत बड़ी ये शिकायत है एजुकेशन सिस्टम से कि हम लोगों की 18-17 की एज में तो हमारा स्कूल ख़त्म होता है और 18 में हम लोग एडल्ट मान लिए जाते हैं, जहाँ पर हमारा बौद्धिक स्तर इतना तो नहीं बड़ा होता कि हम लोग एक परिवार संभालने लगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर उसी टाइम पे लड़कियों पर प्रेशर देने लगते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सोचा जाए कि जो एजुकेशनल चीज़ें हैं वो टाइम पर कंप्लीट की जाए। अनुराधा, और ये मेरे ख्याल से हर एक किशोरी, हर एक बालिका के मन में यही विचार आता है कि हम पढ़ के बस बड़े हुए और विवाह का समय आ गया। जी मैम, तो या तो ये टाइम ड्यूरेशन मैनेज किया जाए या फिर इसके लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल।
अगला प्रश्न लेंगे वत्सला तिवारी, आपसे प्रश्न लेना चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि आप इतने दीदी मैडम लंबे से, आप लंबे कार्य तक लंबे घंटों तक आप कार्य करती हैं, व्यस्त रहती है, तो आप अपना मानसिक और शारीरिक का वो कैसे बैलेंस करती हैं पूरा? थैंक यू सो मच। क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है और मैं दीप्ति मैम के लाइन से जाऊंगी कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, शालिनी मैम ने भी कहा कि आपका अपना एक शेड्यूल होना चाहिए। आपका जो काम है, आपको कहीं आना है जाना है, तो आपका अपना शेड्यूल, अपने म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं साउंड हीलिंग वाले जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं या स्पॉटिफाई पे हैं उनको सुनती हूँ, एंड उसमें भी जितना ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जिसमें बॉलीवुड की ट्यून्स थोड़ी कम हैं, सो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हुआ, तिब्बतन साउंड हीलिंग, इस तरह की चीज़ें दिन में आधा पौन घंटा मैं सुनती हूँ सो दैट मैं मेंटली रिलैक्स रहूँ। और मेरा एक दिन पहले डिसाइड होता है शेड्यूल कि मुझे क्या करना है, खाना क्या बनना है घर में, वो मेरा 2 दिन पहले से डिसाइड होता है कि सैलेड के लिए चीज़ें हैं या नहीं, फ्रूट्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर मैं दिखूंगी नहीं एज अ डाइटिशियन, नो वन वुड वांट टू कम टू अ डाइटिशियन हु इज़ अनहेल्दी एंड अनफिट। तो इस तरह से प्री प्रिपरेशंस, एंड दिन भर में चाहे कितनी भी थकान हो, वर्कआउट करना है। अब वो या तो आप सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, सप्ताह में 3 दिन, दैट्स इट। बिल्कुल। थैंक यू सो दीदी मच। जी, ये टिप्स तो आपने दी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी हम हैं और हम सब डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहती हैं, जी। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स दे दीजिए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है, और विशेषकर जब महिलाएं होती हैं वो डाइटिंग बहुत करती हैं तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो कमज़ोरी आती है। तो ऐसा क्या करें कि खाएं भी और मोटे भी ना और स्वस्थ भी रहें? अरे बाप रे खाएं भी और मोटे भी ना हो और स्वस्थ भी रहें। सबसे पहला अपना पानी का इंटेक बढ़ाइए। जितना आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा उतनी आपकी स्किन बेटर रहेगी, उतना आपका वॉइस टेक्सचर बेटर रहेगा, बाल अच्छे रहेंगे, ठीक है, और आपके विटामिन्स और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। दूसरा, जब भी आपको कुछ जंक फूड खाने का मन करता है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है, तो पहले तो आप आधा लीटर पानी पीजिए, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी हमको जंक फूड क्रेविंग होती है। तो जैसे ही हम पानी पिएंगे हमारी क्रेविंग मैनेज हो जाएगी। तीसरा, यदि आपको लग रहा है कि कहीं आप थोड़ा बहुत ओवर ईट कर ले रहे हैं, तो अपनी प्लेट्स छोटी रखिए, राइट, तो पोर्शन साइज को धीरे धीरे करके कंट्रोल कीजिए। और अगर गोल रखना है, जैसे मान लीजिए ये मार्च चल रहा है, अगर कोई मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा मुझे वेट लूज़ करना है, तो मिनिमम कितना टाइम फ्रेम रखूं? मैं हमेशा कहती हूँ 90 से 120 दिन, है ना। 40 दिन लगते हैं आपकी बॉडी में चीज़ें हैबिट फॉर्म होने में, और 90 दिन लगते हैं रेड ब्लड सेल्स को बनने में। तो मैं आज जो खा रही हूँ 3 महीने बाद उसके चेंजेस मेरी बॉडी में दिखेंगे। एंड प्लीज़ वर्कआउट करिए, सबके पास 24 घंटे हैं, चाहे कोई भी एज हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, और वीक में 3 दिन से शुरू करके 5 दिन तक भी आप पहुंचते हैं तो यू गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल। So, तो ये बहुत this is it. छोटी छोटी और बहुत अच्छी टिप्स निधि जी ने दी हैं, और इसको हम अपनाएंगे तो वाकई में सभी महिलाएं सुंदर, स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकेंगी। हमारे बीच एक स्पेशल चाइल्ड भी है, सबसे पहले उनकी माँ से हम बात करना चाहेंगे। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से तैयार किया है, वो बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ देती है, तो किस प्रकार से आप उसको प्रेरित करती हैं, उसको ग्रूम करती हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत छोटी थी तब थोड़ा सा ऐसे गुनगुना रही थी, चिंता तो लगी ही रहती थी कि कैसे आगे क्या होगा, कैसे होगा। बहुत से मतलब बहुत संघर्ष भी किया, बहुत चैलेंजेस भी आए, लेकिन जब ये गुनगुना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इसका फ्यूचर संगीत में हो सकता है। मतलब मैं श्योर नहीं थी उस समय। और फिर मुझे किसी ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, बोले ये जो बच्ची है, बोले इसे तो यहाँ आना ही था इस दुनिया में, लेकिन आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि मतलब भगवान ने आपको इस लायक समझा है, इतना मतलब काबिल समझा है कि आप इसकी परवरिश कर सकती हैं, इसलिए भगवान ने इसको आपके पास भेजा है। और वो दिन है और आज का दिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो मेरी बेटी भी है, ये भी मतलब न सिर्फ संगीत एवं मतलब इसके अलावा पढ़ाई में भी इसको अपना 100% देना होता है और 100% लेना होता है। तो इसके लिए 2 पंक्तियां हम तान्या से निवेदन करेंगे। हाँ कि जी, सुना दे बिल्कुल। हमको। तो विमेंस डे पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मैं नारी पर ही बेटी गान प्रस्तुत करती हूँ, जिसे स्वरबद्ध किया है श्रीमती निर्मला उपाध्याय जी ने। बेटी है तो कल है,
कल कल छल छल करती गंगा यमुना का जल है, बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी आवाज़ में ही बहुत मधुरता है। तो ये बहुत विशेष अवसर है जब स्पेशल चाइल्ड के तौर पर हमारे बीच तान्या है। बहुत मधुर गीत से आपने हम एक अंतिम प्रश्न लेंगे। हमारे बीच पार्टिसिपेंट हैं। मेरे सामने उपस्थित सभी पैनल में बैठी सभी मेरी रोल मॉडल्स हैं, आपकी तरह हैं आप सभी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मैं उस उम्र में हूँ और मुझसे मेरी ही तरह कई लड़कियाँ उस उम्र में होती हैं जहाँ अब उन्हें करियर भी और शादी भी एक साथ जो है, हम उसी पायदान पे हैं कि आगे बढ़ाते हैं पैर तो करियर भी आएगा और शादी भी आएगी। तो इसी के साथ मैं कैसे अपना म्यूज़िक करियर, क्योंकि एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये रियाज भी मांगता है, तो हम सभी जानते हैं कि समाज इसको लेके एक अलग दृष्टि रखता है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे बाहर जाना होता है, मुझे कई लोगों से मिलना होता है, उनके समक्ष अपना संगीत प्रस्तुत करना होता है। तो एज एन गर्ल और एज एन फीमेल मुझे कैसे अपने करियर म्यूज़िक में अपने करियर को मेंटेन करना है और अपने परिवार को भी साथ में संभाल के चलना होगा। मैं डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मैम और वीनस मैम से स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने भी कैसे अपनी फैमिली और म्यूज़िक को करियर को मेंटेन रखा है। बिल्कुल नीना मैम और विनस मैम, संक्षिप्त में हम चाहेंगे आप संदेश भी दें और प्रेरित भी करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि आप जो भी हम सफ़र चाहती हैं उनसे बहुत अच्छे से टाइम लें उनके साथ और उनसे अपनी पूरी बात रखें। जो आप कह रहे हैं कि रियाज का समय चाहिए हमको और आगे, क्योंकि मैं भी उससे गुजरी हूँ, तो पहले अपने जीवन साथी जिसको चुन रही हैं उसको बताइए अपनी सारी चीज़ें और फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने कई लड़कियाँ देखी हैं, शादी उन्होंने जल्दी कर दी, मदर फादर ने कर दिया, लेकिन बाद में वो बेचारे वो छोड़ के ही आए हैं, तो फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन उनके लिए रहा है और फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। तो कभी जब भी आगे बढ़ें तो आप ज़रूर उनसे बात करके। बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है, विशेष ध्यान रखिए इस चीज़ का। वीनस मैम, आप कैसे बैलेंस कर रही हैं सब कुछ, क्योंकि रोल मॉडल है, फैमिली भी बैलेंस कर रही है। बिल्कुल, जैसे पहले भी मैंने कहा कि बहुत इंटेंसिटी से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस क्षेत्र में। गायन बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है एक्चुअली। हमेशा परफेक्ट होना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन गायन में होना पड़ता है। तो अपना अगर टैलेंट आप सही दिशा में ले जाती हैं, यानी रियाज पे अपना कंसंट्रेशन रखिए और साथ साथ अपने परिवार को समय दीजिए और अपने विचार शेयर करना, जैसे मैम ने बोला, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको भी सामने से भी संबल मिले और आप अपना कार्य भी स्मूथली कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है और एक चेंजिंग सिनेरियो के साथ ज़रूर चलिए, क्योंकि आगे आगे जिस तरीके से AI आ गया है, बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं संगीत में भी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और डिटर्मिनेशन के साथ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश है कि जो रियाज है वो रेगुलर होना चाहिए, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, और अपने परिवार को भी समय देना है। विनस जी, आपका ये बहुत सुंदर संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शालिनी मैम से भी निवेदन करेंगे कि एक छोटा सा संदेश, विशेषकर महिला दिवस पर। मैं सभी महिलाओं को, बीइंग एक लेडी ऑफिसर, मेरा मैसेज है कि एक तो हमारी जो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाएं हैं उनको ग्रूमिंग बहुत प्रॉपर करें, गुड टच बैड टच के बारे में ज़रूर अवेयर करें। और हम हमेशा गर्ल्स की बात करते हैं, मुझे लगता है हम गर्ल्स से ज़्यादा हमें अपने समाज में बॉयज़ को संस्कार देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, चाहे हम एज ए माँ हो, एज बहन हो, चाहे हम किसी भी रोल में हों, हम महिलाओं को महती भूमिका है। और बीइंग मदर तो हम लोगों की समाज में बहुत बड़ी भूमिका है कि चाहे हमारी घर में बच्चों की ग्रूमिंग हम बराबर से करें। तो मुझे लगता है कि हम एक बैलेंस समाज बनाने में हम अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा संदेश है। हम दीप्ति मैम से भी निवेदन करते हैं कि एक छोटा सा संदेश महिला दिवस पर। मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि देखिए, शिक्षा हो जाती है। मैंने देखा कई बार बहुत बड़े बड़े पदों पर जाकर भी आत्मविश्वास की कमी से और अपने विचारों से ही जूझने की वजह से महिलाएं सफल होकर भी कहीं ना कहीं दुखी रहती हैं, यानी कि एक तरीके से करियर में सफल होकर भी जीवन में असफल रहती हैं।
आत्मविश्वास रखिए, अपने आप से बात करिए, जो आप कर रही उसका आत्म मंथन करिए। प्रतिदिन अगर आत्म मंथन की हम लोग हैबिट डालेंगे कि कहाँ हम गलत थे, कहाँ सही थे, उसे भ्रम मत बनाइए। बिल्कुल। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से आप अधिकारों का उपभोग करना चाहती हैं, दूसरे के भी अधिकार कहीं हम हनन तो नहीं कर रहे हैं। तो स्त्री पुरुष की लड़ाई में पड़े बिना जीवन जिएं, संबंधों का निर्वाह करें, अपने करियर को बनाएं, खुद भी ऊंचाई दें और बार बार ये ना सोचें कि कहीं समाज हमें ये तो नहीं कह रहा, वो तो नहीं कह रहा, क्योंकि आपके कर्मों का स्केच धीरे धीरे तैयार होगा। बिल्कुल मैम। तो आप अपना कर्मों का स्केच तैयार करें आत्मविश्वास से और पूरे कॉन्फिडेंस से, तो निश्चित रूप से बिल्कुल आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। यही मेरा संदेश है दीप्ति मैम का, पूरे हौसले बुलंद रखना है तो आपको पूरी कायनात रोक नहीं सकती सफल बनने से। हमारे बीच निधि पांडे जी उपस्थित थे, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी, आपका भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं, पूरे पैनल का हम विशेष धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी युवतियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहभागिता की, बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे सुझाव अपने प्रस्तुत किए। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और सुषमा स्वराज जी की कुछ पंक्तियों से आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे कि एक तपती दोपहर है नारी, एक पथरीली डगार है नारी, चाहे वो हो अग्नि परीक्षा या फिर 64 की पिसात, हर सदी पे ताव पर है नारी की ज़िंदगी। तो नारी की ज़िंदगी को हम सभी को मिलकर बहुत ही सरल सुख में बनाना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।